Hello everyone, I welcome you on this YouTube channel Physics Classes Learn Physics with Ease. In this particular lecture, you will learn about the second application of the Gauss theorem in which we calculate the electric field due to a uniformly charged plane sheet which having the infinite dimension. Okay, तो इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए हम एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को इवॉल्वेट करेंगे यूजिंग द गॉस थ्योरम. ओके, एंड देन हम टू पैरेलल प्लेन शीट्स लेकर उनसे बनने वाले तीन रीजन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन रीजंस में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा वो भी हम कैलकुलेट करेंगे अलग अलग थ्री केसेस के लिए. So before starting this particular lecture, which is electrostatics lecture 13, I would like to revise the previous lecture जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया था एक गिवन वायर जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज था उससे परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पर, और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले एक गाउसियन सरफेस एज्यूम की, दैट वाज द सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस, और उस गाउसियन सरफेस को यूज लेते हुए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस के थ्रू कैलकुलेट किया, और वो फ्लक्स कितना आया था E इंटू 2πRL. देन हमने टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट गाउसियन सरफेस कैलकुलेट किया, उस सिलेंड्रिकल जो सरफेस हमने एज्यूम की थी, और वो टोटल चार्ज का एक्सप्रेशन था लैम्डा टाइम्स ऑफ L, where lambda was the linear charge density, charge per unit length, और लेंथ जो ली थी हमने उस सिलेंडर की या हाइट जो ली थी सिलेंडर की दैट वाज L. सो जब हम उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं गॉस थ्योरम में जो कि है phi E is equals to sigma q in upon epsilon naught, तो उससे हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मिलता है दैट इज 2k lambda upon r, और उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दैट पर्टिकुलर वायर, परपेंडिकुलर आउटवर्ड अगर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वायर पर, और परपेंडिकुलर इनवर्ड होगी अगर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वायर पे. ओके, और फिर हमने एक एग्जांपल किया था कि एक डाइपोल को अगर हम एक लॉन्ग वायर जो यूनिफॉर्मली चार्ज है उसके सराउंडिंग रीजन में प्लेस कर दें तो उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा. So now we are discussing the today's lecture in which we calculate the electric field due to an infinite plane sheet or that having the uniformly charge. Suppose in this situation this is the plane sheet. ये हमारे पास में एक प्लेन शीट है जिस पर हमने पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है लाइक दिस. क्लियर? इस पर्टिकुलर प्लेन शीट से हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर. सपोज करो ये जो इसका क्रॉस सेक्शन है इसके पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है. तो उस फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए देखो अगेन हमारे पास में केवल ये प्लेन शीट है. अब इसकी डायमेंशन भी जो हम लेंगे वो कैसी लेंगे, इनफाइनाइट लेंगे. अब इन्फिनिटी का मीनिंग मैंने वायर के केस में भी बताया था, यहां भी बता रहा हूं. एक्चुअल में इसकी डायमेंशन इनफाइनाइट नहीं होती. होता क्या है कि जो पॉइंट P हम कंसीडर करते हैं वो इस पर्टिकुलर शीट से बहुत ही क्लोज रहेगा, और जब वो क्लोज रहेगा तो उस पॉइंट से आप शीट को अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको इनफाइनाइट डायमेंशन की नजर आएगी. तो एक्चुअल में जो पॉइंट P है जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं वो पॉइंट P उस पर्टिकुलर शीट से बहुत ही क्लोज है. तो इन दैट सिचुएशन वी कैन एज्यूम दैट दिस शीट इज हैविंग इनफाइनाइट डायमेंशन. ओके, सो अगर हमें यहाँ पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है तो हमें एक गाउसियन सरफेस चाहिए, क्योंकि हम एप्लीकेशन कर रहे हैं गॉस थ्योरम की, और गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्लोज सरफेस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हमने वहां भी सिलेंड्रिकल सरफेस वायर के केस में एज्यूम की थी. तो हियर आल्सो वी विल एज्यूम अ सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस. तो जो मैंने यहाँ ये सिलेंडर्स बनाए हैं ये ही एक सिलेंड्रिकल क्लोज्ड सरफेस है जो इसमें से पास हो रही है, ये एज्यूम किया है हमने. क्लियर? एक्चुअल में ये नहीं होगी वहां पर, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये मान लो हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कैलकुलेट करना है जो इस सरफेस के ऊपर है, जो ये क्रॉस सेक्शनल सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें कैलकुलेट करना है. तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक सिलेंड्रिकल सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी. अब सपोज कर लेते हैं ये डिस्टेंस जो हमारी स्मॉल r है, तो इधर भी हमें सिमेट्रिक लेनी पड़ती है. गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट जो गाउसियन सरफेस है वो सिमेट्रिक होनी चाहिए. तो वो सिमेट्रिक होने के लिए हम ये वाली डिस्टेंस भी स्मॉल r ले. तो दिस इज स्मॉल r एंड दिस इज आल्सो स्मॉल r. तो अगर ये दोनों डिस्टेंसेस स्मॉल r है तो उस सिचुएशन में ये गाउसियन सरफेस इस गिवन शीट के अबाउट सिमेट्रिक है. ओके, अगेन इस गाउसियन सरफेस से हमें एसोसिएटेड टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है और टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस क्लोज सरफेस कंसीडर करना है, कैलकुलेट करना है.
और उन दोनों एक्सप्रेशंस को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हमारी गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट में phi E इक्वल्स टू सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे। ओके, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन के लिए हमने जैसे वायर में दो डीएल एलिमेंट्स लिए थे, वैसे ही हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, दो डीएल एलिमेंट्स लेंगे और उन दो यहाँ डीएस एलिमेंट्स होगा, क्योंकि सरफेस है ना, तो सरफेस एलिमेंट्स हमें कंसीडर करने पड़ते हैं। तो यहाँ भी हम दो सरफेस एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे जो इस पी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो उन दोनों सरफेस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पी पॉइंट पर आएगा दैट विल हैव द सेम मैग्नीट्यूड। इनकी डायरेक्शन इस तरह होगी लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा। और अगेन यहाँ पे अगर हम उसको रिजॉल्व करें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स ऐड होंगे और वर्टिकल डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी कि वो कैंसिल आउट कर देंगे। यानी ई साइन थीटा अगर यहाँ है, डी ई साइन थीटा अगर यहाँ है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो अगेन इस सिचुएशन में भी, प्लेन शीट की सिचुएशन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा अगर ये शीट पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा अगर ये शीट नेगेटिवली चार्ज्ड है। क्लियर? तो इस सिचुएशन में हम डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेन शीट को कैलकुलेट करने वाले। क्लियर? तो नोट डाउन द हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड एप्लीकेशन है, दिस इज गॉस थ्योरम की सेकेंड एप्लीकेशन हम डील कर रहे हैं। ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। Okay, so this is the heading, electric field due to a uniformly charged infinite plane sheet. So suppose first हम इसको डायरेक्शन की डिस्कशन करेंगे। दिस इज द प्लेन शीट, okay, which is uniformly charged in this situation जैसे हमने वायर के लिए लैम्बडा डिफाइन किया था लीनियर चार्ज डेंसिटी, वैसे यहाँ ये सरफेस है तो यहाँ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिस्कस करेंगे और उस पर्टिकुलर टर्म को कंसिडर करेंगे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी ली थी हमने, सिग्मा। ओके, हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में तीन तरह की चार्ज डेंसिटी को डिस्कस किया था। तो सिग्मा इज व्हाट, इट इज द चार्ज पर यूनिट एरिया। दिस इज चार्ज पर यूनिट एरिया। क्लियर? अब अगर हम डायरेक्शन की बात करें पहले, तो दिस इज हैविंग इनफाइनाइट डायमेंशन एक्चुअली। क्लियर? दिस इज हैविंग इनफाइनाइट डायमेंशन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशन, मैं अपने ऑलरेडी बता चुका हूं। तो दिस इज, we can say, having infinite dimension, they are tending to infinity. Now suppose this is the point P, this point is P where we have to find the electric field direction as well as magnitude. तो उसको कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट वी एज्यूम हियर अ डी सरफेस एलिमेंट। यहां हमने एक सरफेस एलिमेंट कंसीडर किया, दिस इज ds, और सेम डिस्टेंस पर, जैसे यहाँ पर ये जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस पर यहाँ भी हम एक सरफेस एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर? सो these two are the surface elements ds. This is also having the same magnitude. Okay, दोनों सरफेस एलिमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है, इवन डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड है। क्लियर? तो इन दोनों सरफेस एलिमेंट्स के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस P पॉइंट पर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड DE, अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहूं तो दिस DE विल हैव द सेम मैग्नीट्यूड ड्यू टू बोथ द सरफेस एलिमेंट। इन दोनों के कारण इनका मैग्नीट्यूड सेम आता है बट डायरेक्शन इनकी डिफरेंट होती है। क्लियर? अब अगर हम इनको रिजॉल्व करें सेम जैसे वायर के लिए हमने डिस्कस किया था, सपोज दिस एंगल इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा। ये एंगल्स थीटा इक्वल क्यों है, क्योंकि ये डिस्टेंस इस पॉइंट से P पॉइंट की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है।
तो ये एंगल्स भी यहाँ पर इक्वल आएंगे। एज दीज टू एंगल्स आर इक्वल, सो अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो ये दोनों साइड्स अगर इक्वल है तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल इसको हम बोलते हैं। तो this angle is also theta and this angle is also theta. So if we take the components of these two electric field due to surface element ds, this is dE cos theta and here also dE cos theta. And here the component of dE will be dE sin theta and here the component of dE will be dE sin theta. Here, so dE sin theta will cancel out. Vertical component is सिचुएशन में भी कैंसिल आउट होंगे एंड ओनली द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स विल बी एडेड, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर आउटवर्ड और परपेंडिकुलर इनवर्ड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन दैट आइदर इट इज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो इन दिस केस इट इज पॉजिटिव चार्ज, सो इट विल बी परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो इस तरह से हम इसकी डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो एक बार इसको नोट करते हैं शॉर्ट में। कंसीडरिंग an infinite plane sheet of uniform surface charge density, sigma, or even we can say plus sigma. Okay, to find direction of electric field at point P. This is the point P where we have to find the direction of electric field. We take two surface elements का मतलब क्या होता है, छोटे से सरफेस पीसेस ऑफ द सरफेस को हम सरफेस एलिमेंट्स कह सकते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। तो टू सरफेस एलिमेंट्स ds as shown, the direction of electric field due to them means सरफेस एलिमेंट्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा at point P is shown in figure। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस जो होगी इन दोनों सरफेस एलिमेंट्स के लिए वो क्या है, डायग्राम में शो की गई है। ओके, नाउ व्हेन वी रिजॉल्व these electric fields in horizontal and vertical directions, then horizontal components will be added, and vertical components will be cancel out each other, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड हो रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो दिस रिप्रेजेंट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द शीट। सो हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड is perpendicular to the sheet। अब प्लस सिग्मा के लिए इट विल बी आउटवर्ड और माइनस सिग्मा के लिए इनवर्ड, नो डाउट। Now we will calculate the magnitude of electric field at that point P using the Gauss theorem. So the diagram for this will be, suppose this is the sheet which is uniformly charged, okay, and we will assume a Gaussian surface
like this. Okay, so these two distances are equal. Okay, इसके बैक साइड में आइए तो this distance is small r and this distance is also small r, and here it is a point P where we are going to find electric field, and the positive charge is uniformly distributed at this particular sheet. जैसा मैंने अभी बताया था, इस तरह की ये पिक्चर है। क्लियर? यहाँ पर हमने ये सिलेंडर लिया, अब इसको हम इस एंगल से देखेंगे तो वो पूरी आपको सिलेंडर पूरा नहीं दिखाई देगा। क्लियर? तो इन दिस सिचुएशन दिस इज द पॉइंट P एंड दिस इज द गाउसियन सरफेस जो हमें यहाँ पर एज्यूम करनी है, और ये पूरी शीट जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, सपोज बाय द पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? तो इन दिस सिचुएशन लेट अस एज्यूम दैट दिस सरफेस एरिया इज A। ओके, द सरफेस एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो इसका वो A है। ओके, सो हियर आल्सो ये सिमेट्रिक है, तो इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? A होगा। नाउ वी डिवाइड दिस होल क्लोज्ड सरफेस, दिस इज द गाउसियन सरफेस बेसिकली। ठीक है, दिस इज द गाउसियन सरफेस, गाउसियन सरफेस क्या होती है? एक इमेजिनरी सरफेस जो गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमें इमेजिन करनी पड़ती है। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्लोज सरफेस के बिना हम गॉस थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम इस तरह की सरफेस को एज्यूम करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो इन दिस केस दिस इज द गाउसियन सरफेस। यहाँ भी हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, 3 डिफरेंट सरफेसेस में। तो एक तो हम ले लेते हैं यहाँ पर इस सिचुएशन पर, यानी इस सरफेस पर। तो यहां देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरी की पूरी शीट के लिए इस इक्वल डिस्टेंस r पर है, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द एरिया एलिमेंट। यहां अगर मैंने एक ds एलिमेंट कंसीडर किया तो उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर सरफेस। यहां अगर मैं इस तरह की एक सरफेस कंसीडर करूं, सपोज दिस इज द ds सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? देखो, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, शीट के दोनों साइड में, चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट हैंड साइड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। क्लियर? तो इन दिस सिचुएशन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड ds एरिया विल आल्सो बी इन दिस डायरेक्शन। तो ये क्या होंगे? दोनों पैरेलल हो गए इन दोनों सिचुएशन में। बट अगर मैं इस कर्व्ड सरफेस पर एक एरिया एलिमेंट लेता हूं, कर्व्ड सरफेस जो सिलेंडर की है वहां अगर एरिया एलिमेंट लेते हैं, तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में, और जो एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन है ds की, वो इस डायरेक्शन में, तो दे आर एट एंगल 90, और उससे जो फ्लक्स आएगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। और वैसे भी लाइन ऑफ फोर्सेस जो है ना, वो इस तरह से डायरेक्टेड है। जैसे हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाया जाता है? प्लेन शीट से। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी लास्ट एग्जांपल तुम्हें बताया था कि अगर हमारे पास में इस तरह की कोई प्लेन शीट है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस तरह का होगा। क्या? पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस होती हैं जो परपेंडिकुलर टू दैट पर्टिकुलर शीट होती है। ओके, तो इस सिचुएशन में भी हमारे पास में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो कैसे पास हो सकती है लाइन? इसलिए इस कर्व्ड सरफेस जो इस सिलेंडर की बनेगी, उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस पास नहीं होगी, इसलिए नेट फ्लक्स उसके थ्रू 0 हो जाएगा। क्लियर? सो नाउ अगर हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, टू फाइंड magnitude of electric field, we assume a cylindrical Gaussian surface, as shown. ओके, A इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया
ठीक है, A is the cross sectional area of this cylinder and 2r is height of that cylinder. Yeah, देखो इधर r and this one is also r, तो टोटल हाइट है सिलेंडर की कितनी हो जाएगी, 2r will be the height. ओके, so 2r is the height, बट ये r यहाँ पर यूज नहीं आएगा, आगे चल के हम फाइनल एक्सप्रेशन में देखेंगे. क्लियर? तो the electric flux associated with closed surface जो कि सिलेंड्रिकल will be, अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लोज सरफेस से एसोसिएटेड कैलकुलेट करें तो वो कितनी होगी, इट विल बी फाई ई इक्वल्स टू, एक बार तो हम लिख देते हैं इंटीग्रल ई डॉट डी एस, क्लोज सरफेस इंटीग्रल हमें उस इलेक्ट्रिक फील्ड का करना है, तो ई डॉट डी एस ये फ्लक्स की बेसिक फॉर्मूला है एक तरह से. अब इस टोटल क्लोज सरफेस को तीन सरफेसेस में हम डिवाइड कर रहे हैं, दो तो ये क्रॉस सेक्शन और एक ये कर्व्ड सरफेस, तो उसके रिगार्डिंग हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन विद कॉस एंगल के साथ में रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं. तो इस सरफेस की अगर मैं बात करूंगा तो इट विल बी ई डी एस कॉस 0 डिग्री. ठीक है, इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए. इस सरफेस की बात करूंगा तब भी ई डी एस कॉस 0 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, डी एस इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है क्लोज सरफेस के किसी भी एलिमेंट की डायरेक्शन. ओके, सो दिस सेकंड वन विल आल्सो बी ई डी एस cos 0 डिग्री, और थर्ड क्या आएगा देखो, ई डी एस cos 90 डिग्री कर्व सरफेस के लिए. ओके, ये दोनों क्रॉस सेक्शंस के लिए थे, तो इट विल बी ई डी एस cos 90 डिग्री. अब यहाँ क्लोज सरफेस इंटीग्रल नहीं होता, यहाँ मैंने सर्कल नहीं लगाया क्योंकि ये जो क्रॉस सेक्शन है ये क्लोज सरफेस नहीं है. ठीक है, ये कर्व सरफेस है वो क्लोज सरफेस नहीं है, बट ये पूरा सिलेंडर जो है वो क्लोज सरफेस है, इसलिए यहाँ क्लोज सरफेस इंटीग्रल आएगा, यानी सर्कल लगाना है हमें इंटीग्रल साइन पर. So the third term will be 0 and these two terms will be added. देखो EDS का मैग्नीट्यूड दोनों में सेम है, इवन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी दोनों क्लोज क्रॉस सेक्शन पर इक्वल होगा. क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस r यहाँ इक्वल है, हमने जो सिलेंडर लिया है वो सिमेट्रिक है अबाउट द गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द गाउसियन सरफेस. So in this situation, this EDS and EDS both will have the same value. EDS इंटीग्रल EDS. अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस पूरे क्रॉस सेक्शन के ऊपर सेम होगा, क्योंकि हर पॉइंट क्रॉस सेक्शन का r डिस्टेंस के ऊपर है, तो जब डिस्टेंस इक्वल तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल. तो इन दिस सिचुएशन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी टेकन आउट, इसको हम बाहर लिख सकते हैं. एक तो इसको मैं 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल EDS लिख सकता हूं, और फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी इंटीग्रल से बाहर ले सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रल जब करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा हर पॉइंट पर. तो इस सिचुएशन में इसको हम इंटीग्रल टू ई इंटीग्रल ds लिख सकते हैं. नाउ व्हाट विल बी इंटीग्रल ds, इस क्लोज्ड सरफेस का टोटल एरिया ये आएगा, ये जो क्रॉस सेक्शन है, सॉरी क्रॉस सेक्शन का टोटल एरिया. तो ये जो क्रॉस सेक्शन है इसमें हमने ds लिया, उसका अगर हम टोटल एरिया फाइंड करें तो वो कितना होगा, a होगा ना, जो हमने यहाँ कंसीडर कर रखा है. a क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया टोटल कितना हो जाएगा, a. so this will be 2 times of EA and it is the electric flux which is equation number 1. okay, सेकेंड, हमें यहाँ पर टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस फाइंड करना है. तो उसके लिए देखो हमारे पास इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, वो अपने को गिवन है, और सिग्मा क्या है यहाँ, चार्ज पर यूनिट एरिया. क्लियर, चार्ज पर यूनिट एरिया इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है. तो यूनिट एरिया में चार्ज कितना है, सिग्मा. तो क्लोज सरफेस जो गाउसियन सरफेस थी ये वाली, ठीक है, ये जो गाउसियन सरफेस है इसके अंदर चार्ज कितना होगा, तो सपोज करो इस शीट के यूनिट एरिया का चार्ज अगर सिग्मा है तो इसका एरिया कितना है, ए एरिया है जो क्रॉस सेक्शन है, तो ए एरिया का चार्ज कितना होगा इसके अंदर, सिग्मा इंटू ए. क्लियर, तो ए एरिया का जो चार्ज आएगा दैट विल बी सिग्मा इंटू ए. सो दिस विल बी द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, टोटल चार्ज enclosed by closed surface
कितना हो जाएगा, दैट विल बी क्यू इन, सिग्मा क्यू इन लिख सकते हैं इसको, एंड इट विल बी सिग्मा टाइम्स ऑफ ए. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, तो सिग्मा क्यू इन इज सिग्मा ए. तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, केवल फाई ई और सिग्मा क्यू इन की वैल्यू गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट में प्रूव करनी है, जो मैथमेटिकल इक्वेशन है उसकी. तो नोट डाउन टिल हियर. Now we are substituting the expression of equation 1 and equation 2 in the Gauss theorem. So according to Gauss theorem, phi e is equals to sigma q in upon epsilon naught. This is the statement of the Gauss theorem. So using equation 1 and 2, using equations 1 and 2, we get, or this implies phi e is what, 2ea. clear, magnitude find कर रहे हैं हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, and this will be sigma a upon epsilon naught. sigma q in क्या है, sigma a. this is sigma, और ये भी साइन सिग्मा ही कहलाता है, बट ये समेशन को रिप्रेजेंट करता है. देखो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया ना उस सिलेंडर का, वो यहाँ यूज ही नहीं आता. जैसे हमने वायर के केस में कहा था कि वायर उस सिलेंडर की हाइट L जो हमने ली थी वो यूज नहीं आती फाइनल एक्सप्रेशन में, क्योंकि इमेजिनरी सरफेस है, इसका एक्चुअल में खुद की डायमेंशन का कोई रोल नहीं होना चाहिए फाइनल एक्सप्रेशन में. तो सेम हियर, दिस 2e equals to what, it will be sigma upon epsilon naught. तो यहाँ से E का एक्सप्रेशन अगर हम लिखेंगे, then it will be sigma upon 2 epsilon naught. This is the magnitude of the electric field. Clear? Simply sigma upon 2 epsilon naught. It only depends on the charge density of that particular sheet. और साथ साथ में अगर सपोज करो मीडियम रिलेटेड पैरामीटर भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं. अभी हमने इस शीट को एयर या वैक्यूम में कंसीडर किया है. अगर ये किसी अदर मीडियम में, वाटर में या अदर किसी मीडियम में, लिक्विड में चली जाए, तो सिचुएशन में यहाँ एप्सिलॉन आ जाएगा. जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ के रिगार्डिंग डिस्कस किया था कि एप्सिलॉन नॉट को कैसे एप्सिलॉन में कन्वर्ट करते हैं. क्लियर? तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट विल नॉट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस स्मॉल r. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन इस r डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता कि p पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर उस शीट से परपेंडिकुलरली सिचुएटेड है. ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट. कई बार बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे इनडायरेक्टली पूछा जाता है कि शो दैट ड्यू टू अ पर्टिकुलर यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डिस्टेंस स्मॉल r और इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डिस्टेंस. तो आपको यही इसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को वहां पर डिराइव करना होता है. क्लियर? सो मेन पॉइंट, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम डिस्टेंस स्मॉल r. ओके, अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना हो, तो इन वेक्टर फॉर्म वी कैन राइट इन वेक्टर फॉर्म. अगर हम इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर r कैप लेते हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर में r कैप लूं और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं, तो सिचुएशन में इसकी यूनिट वेक्टर के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E will be equals to sigma upon 2 epsilon naught r cap. Clear? Where r cap is the unit vector perpendicular outward. Okay, r cap is unit vector perpendicular outward in this situation. अगर मान लो ये एक शीट नेगेटिवली चार्ज होती तो यहाँ माइनस साइन आ जाता, क्योंकि r cap अगर इधर लिया है तो माइनस r cap हम टूवर्ड्स लेते. क्लियर? तो नोट डाउन दिस वन, ये हम नोट कर चुके हैं पहले. Now we are going to discuss an example of calculating the electric field due to the given plane sheet, uniformly charged plane sheet. तो हम यहाँ एक जो एग्जाम्पल करेंगे, जनरल एग्जाम्पल लेंगे जिसमें दो शीट्स आपको गिवन है, दोनों ही इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज और इनफाइनाइट प्लेन शीट है, और दोनों पर जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है.
अलग अलग चार्ज डेंसिटी लेंगे, फिर उसके हम कुछ स्पेशल केसेस भी करेंगे दो, कि एक केस में हमने मान लो सिग्मा 1 सिग्मा 2 को इक्वल ले लिया, क्योंकि कई बार बोर्ड में एग्जांपल जो आता है वो अलग अलग केसेस के रिगार्डिंग भी पूछा जाता है। तो हमें जो 3 रीजंस उसमें बनेंगे, उस रीजंस में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। और ये भी टॉपिक, ये भी एग्जाम्पल एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में आता है। सेकेंड चैप्टर में भी हम जहाँ कैपेसिटेंस की बात करेंगे, वहां हम इसी तरह की 2 प्लेन शीट्स लेते हैं, जहां पर मेटालिक शीट होती है वो यूनिफॉर्मली चार्ज होती है। तो थर्ड जो सेकंड केस इसमें हम करने वाले, वहां हम एक पे चार्ज प्लस सिग्मा, दूसरे पे चार्ज माइनस सिग्मा लेके भी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो इसको ध्यान से समझना, जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो नोट डाउन द एग्जाम्पल। These are the 2 sheets. Okay, and the surface charge density for first sheet is sigma 1 and surface charge density for second sheet is sigma 2. This is both sheets are having positive charge. Suppose इन दोनों पर जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव है. This is also positively charged. Yeah, this is sheet number 1 and this is sheet number 2. इलेक्ट्रिक फील्ड इनके कारण हम जब लिखेंगे तो शीट 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को E1, शीट 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को E2. So these 2 sheets are separating 3 particular reason, first, second and third. ये 3 रीजन में हम इस पर्टिकुलर पार्ट को या इस पर्टिकुलर रीजन को डिवाइड कर सकते हैं. पहला रीजन ये, सेकंड रीजन ये और थर्ड रीजन ये. इस सिचुएशन में अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बात करूं, तो फर्स्ट शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन में. तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 विल बी इन दिस डायरेक्शन. और इसी पॉइंट पर सेकंड शीट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है. तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, तो इस सिचुएशन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इसी डायरेक्शन में लूंगा, E2. क्लियर. और इन दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी हम अगर लिखें, तो वो मैग्नीट्यूड देखो क्या होगा, E1 फर्स्ट शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड R से इंडिपेंडेंट होता है. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस शीट के कारण इस पॉइंट पर अगर हम कैलकुलेट करें, मान लो ये पॉइंट A है, या इस शीट के कारण कैलकुलेट करें, R से इंडिपेंडेंट होगा, इस डिस्टेंस से ये इंडिपेंडेंट होगा. क्लियर. बट चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करेगा. अभी हमने इसका एक्सप्रेशन लिखा था, तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ये दोनों शीट्स जो हैं वो एयर में प्लेस्ड है या वैक्यूम में प्लेस्ड है सपोज. तो सिचुएशन में सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, और E2 का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो इट विल बी सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ओके, सो दिस इज सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. दोनों में सिग्मा डिफरेंट है और दोनों ही पॉजिटिव है. क्लियर. वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो उसमें प्लस माइनस साइन नहीं आते. नाउ इन दिस पर्टिकुलर रीजन, इस रीजन में आते हैं. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट मान लो B है सेकेंड रीजन का. इस फर्स्ट शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इन दिस डायरेक्शन, E1. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ड्यू टू फर्स्ट शीट इज E1 एंड हैविंग द डायरेक्शन दिस वन. और अगर मैं इस पर्टिकुलर शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं B पॉइंट पर, तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, E2 विल बी इन दिस डायरेक्शन. ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स अपोजिट टू ईच अदर है. ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है. ओके, तो मिडल पॉइंट पर या मिडल रीजन में, जो सेंटर रीजन है, उस रीजन के अंदर हम अगर पॉइंट लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. नेक्स्ट, अगर मैं थर्ड रीजन में जाऊं, तो यहां मैंने कोई पॉइंट C लिया सपोज, तो फर्स्ट शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, E1. और सेकेंड शीट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, E2, क्योंकि दोनों ही परपेंडिकुलर आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोवाइड करेंगे. क्लियर. सो इन दिस सिचुएशन हमने इसी डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट किया, और इन तीनों ही रीजंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 है, उनके मैग्नीट्यूड्स यही रहेंगे, दे विल नॉट चेंज. ओके, तो अब अगर मुझे यहाँ पर नेट फील्ड फाइंड करना हो तीनों रीजन का, तो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. एक और चीज हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं कि सपोज इन दिस डायरेक्शन यूनिट वेक्टर इज r कैप. ठीक है, यानी कि लेफ्ट टू राइट जो डायरेक्शन है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर को मैं r कैप ले रहा हूं. तो अगर मुझे इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए तो वो क्या होगा, माइनस r कैप.
क्लियर? तो इट इज सिंपल. तो फर्स्ट इन रीजन 1, ठीक है, फर्स्ट केस लेते हैं इन रीजन फर्स्ट रीजन की बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं ई फर्स्ट से लिख रहा हूं विद डायरेक्शन. नाउ हियर both electric fields are in same direction and opposite to r cap. So it will be what? ये दोनों क्या होंगे? ऐड होंगे, एक ही डायरेक्शन में है तो it will be E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, यही होगा. और E1 E2 वेक्टर्स की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो वो क्या हो जाएगी? E1 मैग्नीट्यूड कितना है? सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द मैग्नीट्यूड. एंड डायरेक्शन क्या है? माइनस आर कैप, क्योंकि आर कैप इस पर्टिकुलर डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, तो दिस विल बी माइनस आर कैप. क्लियर? दिस इज द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ E1 वेक्टर इन दिस रीजन फर्स्ट. क्लियर? सिमिलरली दिस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड हियर आल्सो माइनस आर कैप, क्योंकि वो भी उसी डायरेक्शन में और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. तो अगर मैं यहाँ माइनस साइन कॉमन ले लूं और 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 टाइम्स ऑफ आर कैप. So this is the electric field in the first reason. Okay, minus 1 upon 2 epsilon naught sigma 1 plus sigma 2 times of r cap. Minus sign denotes कि electric field इस region में opposite to the direction of r cap. Okay. Similarly, अगर मैं second reason की बात करूं तो second point in reason second. E second will be what? E second with direction हम इसको नोट करें तो it will be again E1 plus E2. एक बार तो हम उसको वेक्टर समेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो दिस विल बी E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर. अब हम इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखेंगे तो E सेकेंड क्या आएगा यहाँ पर हमारे पास? इट विल बी E1 का मैग्नीट्यूड वही सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. डायरेक्शन E1 देखो प्लस आर कैप के अलोंग है तो उस डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है? प्लस आर कैप. और सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट E2 की डायरेक्शन क्या है? माइनस आर कैप. क्लियर? सो दिस विल बी माइनस आर कैप. तो जब हम इसमें कॉमन लें तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अगर मैंने कॉमन लिया तो इट विल बी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 टाइम्स ऑफ आर कैप. यहाँ ये दोनों चार्ज डेंसिटी सब्ट्रैक्ट होगी, यहाँ ऐड हो रही थी वहां सब्ट्रैक्ट होगी. ओके, तो दिस इज E सेकेंड. एक बार वापस मैं इसको लिख लेता हूँ 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 टाइम्स ऑफ आर कैप. So this is the expression of electric field in the second reason. Yeah. Now the third reason में electric field का expression find करें in reason third. The electric field is E third and it will be what? Again E1 plus E2. एक बार तो वेक्टर सम हमें एज इट इज लिखना है. अब E1 प्लस E2 की वैल्यू क्या होगी? E थर्ड इज E1 E2. देखो इस बार दोनों ही आर कैप की पॉजिटिव डायरेक्शन में, आर कैप की डायरेक्शन के अलोंग है और मैग्नीट्यूड वही E1 और E2 के हमने जो शुरू से ले रखे हैं. इट इज सिंपल सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप. क्लियर? एंड अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लूं इसको तो E थर्ड का जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी 1 upon 2 epsilon naught sigma 1 plus sigma 2 times of r cap. Yeah, so these are the expressions of E1, E2 and E3. Okay, now अगर इस सिचुएशन में सपोज सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों इक्वल होते एंड सपोज दैट इज सिग्मा, अगर मैं इसका एक केस लेता हूं, स्पेशल केस ले सकते हैं इसको, स्पेशल केस 1 व्हेन सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 इक्वल्स टू सिग्मा. क्लियर? दोनों शीट्स पर चार्ज डेंसिटी कैसी है? इक्वल है. क्लियर? तो सिचुएशन में देखो E1 क्या होगा? इसको हम 2 सिग्मा लिख सकते हैं, सिग्मा प्लस सिग्मा विल बी 2 सिग्मा. तो E फर्स्ट कितना आता है इस सिचुएशन में? इट विल बी इक्वल्स टू माइनस
2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, ठीक है, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, और 2 से 2 कैंसिल होके ये माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर कैप आ जाता है। ओके, सिमिलरली ई सेकंड का एक्सप्रेशन क्या आता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी साथ में ले रहे हैं, तो ई सेकंड विल बी व्हाट, देखो सिग्मा माइनस सिग्मा इट बिकम्स जीरो होता, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा माइनस सिग्मा दोनों इक्वल हो गए तो इट बिकम जीरो, तो मिडल रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा, क्लियर। और थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E3 की अगर हम बात करें थर्ड रीजन की, तो वहां भी क्या है, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 2 कैंसिल, तो इट विल बी E थर्ड विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ आर कैप, क्लियर। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर कैप, सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, एंड थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ आर कैप। सेकंड एक केस और करते हैं जो हम कैपेसिटेंस पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, वहां यूज आएगा कि दो आपको मेटालिक शीट दी हुई है, दोनों पर जो चार्ज डेंसिटी है वो इक्वल है और अपोजिट साइन की है, यानी यहाँ प्लस सिग्मा और यहाँ माइनस सिग्मा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, देखो सिग्मा वन व्हेन sigma 1 is plus sigma and sigma 2 is minus sigma, sigma 1 को मैं प्लस सिग्मा कर रहा हूं, sigma 2 को माइनस सिग्मा कर रहा हूं, तो सिचुएशन में E फर्स्ट जब आप लिखोगे E फर्स्ट, तो देखो सिग्मा माइनस सिग्मा आएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा इट विल बी जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट रीजन में जीरो हो जाएगा उस केस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, चेक करना है इसको। सिमिलरली इस सिचुएशन में अगर मैं रखूंगा तो सिग्मा माइनस ऑफ माइनस सिग्मा ये आएगा, सिग्मा माइनस साइन तो एक ये रहा, एक इसकी जगह माइनस सिग्मा लिखेंगे क्योंकि सिग्मा 2 माइनस सिग्मा है, तो वो दोनों सिग्मा ऐड होके 2 सिग्मा बनेगा, और 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विल बी 2 कैंसिल होके इट इज ई सेकंड जो आएगा इस सिचुएशन में, दैट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर कैप, क्या वो दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे वो ऐड होंगे। आप इनकी डायरेक्शंस जो हैं वो भी इस पर्टिकुलर डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हो, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव लेके, तो अगर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो यहाँ कैंसिल आउट होंगे, यहाँ ऐड होंगे और यहाँ भी कैंसिल आउट होंगे। और इसी तरह अगर हम थर्ड E3 इस केस के लिए लिखें तो ये सिग्मा माइनस सिग्मा अगेन जीरो हो जाएगा, तो E थर्ड विल आल्सो बी जीरो, ओके, so E third will also be the null vector or zero vector। तो इस तरह से हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो गिवन शीट्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ओके, दिस एग्जांपल इज इंपॉर्टेंट। आपको डायरेक्ट कोई ये केस पूछा जा सकता है या इस तरह की दो शीट्स देके सिग्मा 1 सिग्मा 2 लेके दिया जा सकता है, हो सकता है कि सिग्मा 2 भी नेगेटिव हो तो यहाँ माइनस साइन लेके भी हम एक और केस इसमें कर सकते हैं, तो ऐसा कोई भी केस आ जाए, सिचुएशन आ जाए, आप इसको हैंडल कर सको, इस तरह से इसको समझना, नोट करो एक बार। So I am going to sum up this particular lecture जो हमने आज किया। हमने सेकंड एप्लीकेशन गॉस थ्योरम की डिस्कस की, जिसमें हमने एक इनफाइनाइट प्लेन शीट थी हमारे पास जो यूनिफॉर्मली चार्ज थी, उससे एक पर्टिकुलर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमने पहले हमने डायरेक्शन की बात की, दो सरफेस एलिमेंट्स लेके, फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड होते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट्स सब्ट्रैक्ट होते हैं यानी कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे को। फिर हमने ये बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होगा, हमें गाउसियन सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी, तो गाउसियन सरफेस कैसी होगी, सिलेंड्रिकल। अब जरूरी नहीं है कि आप सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस ही लो, इस सिचुएशन में आप क्यूबॉइड गाउसियन सरफेस भी ले सकते हो, उसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ले लो, वो ए बाद में क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन हमें गॉस थ्योरम को यूज लेके मिला, पहले हमने फाई ई कैलकुलेट किया जो 2EA हमें मिला था, फिर हमने उसको कैलकुलेट किया टोटल चार्ज को, तो सिग्मा क्यू इन कितना था, A इंटू सिग्मा, सिग्मा इंटू ए हमने उसका एक्सप्रेशन लिखा, फिर हमने गॉस थ्योरम में उसको सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आता है दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर कैप। तो ये एक्सप्रेशन आर से इंडिपेंडेंट है, ध्यान रखना, ये पॉइंट पी की लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता कि वो शीट से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर है,
क्लियर। लेकिन इनफाइनाइट शीट होनी चाहिए, इसके लिए कंडीशन है। और इनफाइनाइट शीट का मतलब मैंने समझाया था कि पॉइंट बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, माइक्रोमीटर की डिस्टेंस पर अगर पॉइंट बी है उस शीट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, तो उस सिचुएशन में उस पॉइंट से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो शीट जो होगी वो इनफाइनाइट डायमेंशन की दिखाई देगी। क्लियर। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया। फिर हमने एग्जांपल किया जिसमें हमारे पास दो प्लेन शीट्स थी और उन दोनों प्लेन शीट्स से तीन जो रीजन्स बनते हैं उन रीजन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशंस को फाइंड किया, ई फर्स्ट, ई सेकंड एंड ई थर्ड, और उन्हीं को दो अलग अलग केसेस अप्लाई करके कैलकुलेट किया कि उनका एक्सप्रेशन क्या होगा अगर वो चार्ज डेंसिटी इक्वल हो जाती है और इक्वल के साथ अपोजिट हो जाती है। क्लियर। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड एप्लीकेशन जो गॉस थ्योरम की है उसको डील करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास एक स्फेरिकल शेल होगी और उस स्फेरिकल शेल पर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उसके आउटसाइड पॉइंट, सरफेस पर कोई पॉइंट और इनसाइड पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना है। तो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। इस पर्टिकुलर लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू सो मच और बाय।